गुड मॉर्निंग बच्चों। लास्ट टाइम जितना किया था हम लोगों ने, आपने रिवाइज कर लिया? तो हम लोग एक बार ब्रीफली रिवाइज कर लेते हैं क्या क्या किया था हम लोगों ने, फिर आगे पढ़ते हैं ना। कुछ होमवर्क तो नहीं दिया था ना अभी? ठीक है, ठीक है। तो देखो, हमने सबसे पहले देखा था, देखते हैं अमन। हमने सबसे पहले देखा कि करंट क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट। तो कोई भी अगर हम लोग वायर लेते हैं और उसके किसी भी सेक्शन से, हमने देखा कि अगर डेल्टा टी टाइम में डेल्टा क्यू चार्ज पास होगा तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज होगा डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी, जिसको हम लोग करंट बोलेंगे ना। और ये एवरेज करंट होगी। अगर किसी इंस्टेंट की करंट चाहिए होगी तो डी क्यू बाई डी टी कर देंगे। और करंट का डायरेक्शन हमने कैसे देखा था? अगर कोई क्यू चार्ज है और वो पॉजिटिव चार्ज है और v स्पीड से जा रहा है, तो जिधर को वो जा रहा होगा उधर करंट का डायरेक्शन होगा। और अगर निगेटिव चार्ज है और वो किधर को जा रहा है, तो उसके अपोजिट में करंट का डायरेक्शन होगा ना। पॉजिटिव चार्ज के मूव करने के डायरेक्शन में करंट का डायरेक्शन होगा। ठीक है बच्चों। फिर नेक्स्ट हमने देखा था करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी में हमने क्या देखा था कि जहां पे भी करंट फ्लो हो रही है ना, स्पेस में जहां करंट फ्लो हो रही है, तो वहां पे हम जानना चाहते हैं कि पर यूनिट एरिया, किसी भी स्पेस में पॉइंट लेते हैं तो वहां पर यूनिट एरिया करंट के फ्लो के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, अगर हम एक एरिया ले लें जिससे डी आई करंट जा रही है, तो डी आई अपॉन में परपेंडिकुलर एरिया को हम उस पॉइंट का करंट डेंसिटी बोलते थे। और जिधर करंट रहती थी उधर को अगर हम यूनिट वेक्टर ले लें तो उधर को ही हम लोग इसको करंट डेंसिटी का डायरेक्शन देते थे। ठीक है बच्चों, ये हमने देखा था। एक्चुअल में श्रेयस, आपको कुछ भी कैलकुलेशन करना होता है ना, तो उसमें स्क्वायर का टर्म बनता है, तो इसलिए हमने स्क्वायर करके एवरेज दिया है। काइनेटिक एनर्जी वगैरह निकालने जाओगे तो सब में स्क्वायर का टर्म बनेगा, तो इसलिए आरएमएस स्पीड का एवरेज लिया हुआ। जैसे गैस में करते थे, हर जगह कैलकुलेशन में आरएमएस का यूज पड़ता था। फिर देखो, हमने ये देखा था कि अगर मान लो कोई वायर में किसी पॉइंट पे इधर को करंट जा रही है डी आई, और आपने उससे कुछ एरिया ऐसे लिया जहां पे एरिया वेक्टर उससे थीटा एंगल पर है, तो यहाँ पर क्योंकि सब इलेक्ट्रॉन कल्पेश रैंडम डायरेक्शन में चल रहे हैं ना, रैंडम मोशन की वजह से नेट वेलोसिटी जीरो होगी। तो इनिशियल वाली तो बिना एक्सीलरेशन की वजह से आई थी ना, बिना एक्सीलरेशन की वजह से जो वेलोसिटी वो सब रैंडम वाली है ना, तो रैंडम का एवरेज जीरो ले लिया था। वो केवल टकरा के इलेक्ट्रॉन में जो वेलोसिटी थी वो इनिशियल थी।
अब रुक जाए 1 मिनट भाई, थोड़ा समझा लेने दे, रिवाइज करा लेने दे, फिर देखता हूँ। तो हम लोग देखो ये देखिए अगर डी आई से थीटा एंगल पे डी ए होगा तो उस टाइम पे परपेंडिकुलर एरिया ये आ जाएगा डी ए कॉस थीटा। तो डी आई इक्वल टू हो जाता था जे डी ए कॉस थीटा, जिसको हम वेक्टर फॉर्म में लिखते थे जे डॉट डी ए ना। और पूरी करंट निकालना होगा तो इसी को इंटीग्रेट कर लेंगे। और अगर जे यूनिफॉर्म है तो करंट आई इक्वल टू हो जाता था, जे बाहर आता था, डी ए सब ऐड होता था, तो ये जे डॉट ए हो जाता है। हमने सबसे पहले देखा था करंट क्या होता है और करंट डेंसिटी क्या होता है। करंट स्केलर होता है और करंट डेंसिटी वेक्टर होता है ना, यहाँ तक हमने देखा। फिर नेक्स्ट हम समझ रहे थे कि माइक्रोस्कोपिक व्यू ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अगला पार्ट क्या था? तो इसमें हमने देखा कि अगर हम कोई भी वायर के क्रॉस में पोटेंशियल डिफरेंस अभी अप्लाई नहीं किए हुए हैं, अगर अभी स्विच को क्लोज नहीं किया है, तो करंट अभी यहाँ पे जीरो है ना, कोई करंट नहीं फ्लो होगी ना। आपने अभी कोई पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई नहीं किया है, तो जो भी इलेक्ट्रॉन है सब रैंडम भाग रहे हैं, सब इधर उधर भाग रहे हैं रैंडम डायरेक्शन में। जब रैंडम भागते हैं तो वहां पे एवरेज वेलोसिटी कितनी आती है? कहीं पे भी अगर रैंडम मोशन हो रहा है और डायरेक्शन के साथ आप एवरेज निकालोगे, डायरेक्शन के साथ, तो वहां पे एवरेज कितना आएगा? जीरो हो जाएगा। और हमने आरएमएस स्पीड का एवरेज देखा तो वो आया √3 kT/m ना, जहां m एक इलेक्ट्रॉन का मास है और t वहां पे वायर का टेम्परेचर है। और एक हमने देखा रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है? एवरेज टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन। एक देखा मीन फ्री पाथ। मीन फ्री पाथ क्या होता है? एवरेज डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन ना, दो कोलिजन के बीच में जो चलने में डिस्टेंस ट्रेवल हो रही है वो मीन फ्री पाथ है। दो कोलिजन के बीच में टकराने में जो टाइम लग रहा है वो हमारा रिलैक्सेशन टाइम है। फिर हमने देखा कि मीन फ्री पाथ और रिलैक्सेशन टाइम को आप ऐसे रिलेट कर सकते हो, स्पीड इनटू टाइम, बीच की डिस्टेंस बोलोगे ना। तो इसका मतलब हुआ टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वी आर एम एस बढ़ रहा है ना, क्योंकि वी आर एम एस और टेम्परेचर डायरेक्टली रिलेटेड है। हाँ टाउ बोला है, टाउ। ये देखो टाउ ही तो लिखा है। अभी भी तो ये टाउ ही है, अब क्या बोले इसको? इस सिंबल को ताऊ बोलते हैं, ताऊ। टाउ बोलते हैं ना, टाउ नहीं। और और जब टेम्परेचर बढ़ाओगे तो आरएमएस स्पीड बढ़ेगी, स्पीड बढ़ेगी तो जाके जल्दी जल्दी टकराएगा, जल्दी जल्दी टकराएगा तो ताऊ कम हो जाएगा। फिर नेक्स्ट हमने देखा कि अगर आप यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दोगे, जब आप स्विच को क्लोज कर दोगे, स्विच को क्लोज करते ही क्या होगा? अगर इस टर्मिनल का पोटेंशियल V1 है तो इसका भी V1 हो जाएगा, इसका V2 है तो इसका भी V2 हो जाएगा। मतलब अगर ये बैटरी के टर्मिनल के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस V है ना, अगर V वोल्ट की बैटरी है तो यहाँ पे भी V वोल्ट का वोल्टेज डिफरेंस आ जाएगा। वायर की लेंथ अगर L है ना, तो यहाँ पर हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा और E की वैल्यू क्या होगी? V/L ना, पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन में डिस्टेंस V/D।
तो जैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी उसके बाद क्या होता है, सारे इलेक्ट्रॉन जो रैंडम मोशन कर रहे हैं वो रैंडम मोशन करते करते आगे को ड्रिफ्ट होने लगते हैं ना, सब रैंडम करते करते थोड़ा आगे को ड्रिफ्ट होने लग जाएंगे। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी फिर हम लोगों ने डिराइव की थी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमने क्या बोला था, जब एक्सेलरेशन आ गया है उस टाइम पे हर एक वेलोसिटी का, हर एक इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी का एवरेज ले लो, तो इसको ही ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोल रहे हैं। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकाला कैसे था, हर एक इलेक्ट्रॉन के लिए v इक्वल टू u प्लस एटी लगा दिया था। ऐसे हर एक के लिए लगा दिया था। तो ये देख लो, ये u तो इनिशियल वेलोसिटी है ना, एक्सेलरेशन आने के बाद नेट वेलोसिटी ये हो गई, ये इनिशियल वेलोसिटी है ना। हाँ, जब E नॉट इक्वल टू 0 होगा तब ड्रिफ्ट वेलोसिटी आएगी। दोनों सेम है सिद्धेश, दोनों सेम है, बस ये वाला एवरेज कब है, जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई हो गया तब का एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, और जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं होगा तब ये 0 होगा, तब केवल रैंडम मोशन हो रहा होगा। चमन, एक ही चीज है बट डिफरेंस है इलेक्ट्रिक फील्ड है या नहीं इस बात का। तो अब हमारा इसका हमने एवरेज ले लिया, n से डिवाइड कर दिया दोनों साइड। अब देखो ये जो वेलोसिटी है u1 u2 ये सब तो क्या है, एक्सेलरेशन आने से पहले का है ना, इनिशियल है। तो इनिशियल वेलोसिटी की वजह से अगर आप रैंडम निकालोगे तो वो सब क्या होगा, एवरेज 0 होगा। अगर इनिशियल वाली वेलोसिटी की वजह से एवरेज, तो वो 0 आएगा ना। एक्सेलरेशन का रोल इसमें नहीं आ पाया है, एक्सेलरेशन का रोल इसमें है, v1 में है, क्योंकि अब उसमें 80 का टर्म ऐड हो रहा है ना, तो ये वाला पार्ट का एवरेज 0 हो जाएगा। कल्पेश कुछ समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? तो इससे फिर हमने ये देखा कि हमारी ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला आ गया a इंटू टाउ ना, जिसको हम ऐसे लिख सकते हैं, फोर्स अपॉन में मास, क्यू ई बाई एम, हर इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लग रहा है, इनटू टाउ, हर इलेक्ट्रॉन की आप बोल सकते हो ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। और इसको वेक्टर फॉर्म में आप ऐसे लिख सकते हो, यहाँ पे देखो इलेक्ट्रॉन किधर को ड्रिफ्ट हो रहे हैं, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर को है तो इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, इधर आगे को जाएंगे ना, आगे को ड्रिफ्ट होंगे ना, मतलब ई के अपोजिट होगा। तो वेक्टर फॉर्म में आप इसको ऐसे लिखोगे, माइनस में क्यू ई बाई एम इंटू टाउ, ई के अपोजिट। तो यहां तक हम लोगों ने कल कर लिया था ना। ठीक है बच्चों, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, अब आगे स्टार्ट करते हैं ना। नहीं ना श्रेयस, यही तो दिक्कत है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बहुत छोटी है, लेकिन इलेक्ट्रिक करंट क्या होती है, इलेक्ट्रिक करंट क्या होती है, जैसे आप कोई भी वायर लोगे तो कोई भी सेक्शन को कितना चार्ज क्रॉस कर रहा है, तो जो यहाँ के इलेक्ट्रॉन होंगे वो तुरंत क्रॉस करने लग जाएंगे ना, हर एक सेक्शन के पास में जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो उसको क्रॉस करने लग जाएंगे, तो हर एक सेक्शन से तुरंत करंट फ्लो होने लग जाएगी, जो जहां पे वहीं पे क्रॉस करने लग जाएगा ना, तो करंट इंस्टेंटली फ्लो होती है, जैसे स्विच ऑन करोगे तुरंत करंट फ्लो। तो बच्चों अब देखो हमें क्या मानना रहेगा, अब हम अब आगे से ऐसे मानेंगे कि जब भी हम कोई वायर लेंगे जिसमें हमने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दिया है,
तो हम मानेंगे कि इसके अंदर के सारे इलेक्ट्रॉन एक कांस्टेंट स्पीड से चलेंगे, और वायर को मानेंगे एक तरह से एकदम वो खाली है, कोई नहीं है, और वो सब केवल वीडी स्पीड से सब एक ही डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन चलते जा रहे हैं। समझ आ रहा है बच्चों? अब आपको ये सब नहीं सोचना है कि बीच में एटम है वो टकराएंगे, रैंडम मोशन होगा, क्योंकि आपने फाइनल टकराने की वजह से जो ड्रिफ्ट होगा वो आपने निकाल लिया। तो फाइनल केवल आप ड्रिफ्ट वेलोसिटी ले लो और मान लो कि अंदर खाली जगह है, सारे इलेक्ट्रॉन वीडी वेलोसिटी से चल रहे हैं। ठीक है बच्चों, सब लोग को समझ आ रहा है ना मैं क्या बोल रहा हूँ? अब हम लोग नेक्स्ट देखने जा रहे हैं कि जब इलेक्ट्रॉन चलना शुरू करेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी से, तो करंट कितनी फ्लो होगी, रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये ऊपर का कुछ लिखने का नहीं है ना, ये सब पूरा लिखा हुआ है आपका कल का, यहां से आपको लिखना है रिलेशन बिटवीन आई एंड बी डी। तो अब जैसे मैं लिखूंगा आप भी लिखते जाना, जहां मैं समझाऊं वहां पे बस रुक के सुन लेना और जैसे मैं लिखूं आप भी लिखना स्टार्ट कर देना। सपोज हमने कोई वायर लिया हुआ है और इसमें हमने कुछ पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दिया है। अगर पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया है तो यहाँ पे क्या हो गया, हर एक इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई है, हर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इधर को अपोजिट में वीडी वेलोसिटी से जा रहा है। तो अगर मैं कोई भी सेक्शन पे बैठ के देखूं तो मुझे कितने चार्ज क्रॉस करता दिखेगा एक dt टाइम में। एक dt टाइम में मैं यहाँ तक पे बैठ के ऑब्जर्व कर रहा हूँ, कितनी देर के लिए बैठा रहूंगा, dt टाइम के लिए। तो dt टाइम में कितने दूर के इलेक्ट्रॉन यहाँ तक पहुंच जाएंगे, अगर वो vd स्पीड से आ रहे हैं तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करके पहुंचना है उनको। dt टाइम में तो वो vd इंटू dt पहुंच पाएंगे ना, तो मतलब vd इंटू dt, इतनी डिस्टेंस में जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे वही क्रॉस कर पाएंगे। ना इसके इधर के इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो इस सेक्शन तक नहीं पहुंच पाएंगे ना, इसके बीच में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे वो सब यहाँ पे पहुंच जाएंगे, क्रॉस हो जाएंगे। फिर मान लो आपको ये दिया हुआ है कि ये जो वायर आपने लिया हुआ है इसमें नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम आपको बताया गया है ना। मान लो आपको पता है कि नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम एन है, यूनिट वॉल्यूम में वहां पे मान लो एन इलेक्ट्रॉन है, और ये जो वायर लिया हुआ है इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कुछ ए है, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया ए है। तो कितने वॉल्यूम का इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्रॉस हो जाएगा, अगर इतनी लेंथ का इलेक्ट्रॉन क्रॉस होगा तो वॉल्यूम कितना हुआ इस पार्ट का, बीडी इंटू dt लेंथ हुआ, लेंथ इंटू एरिया वॉल्यूम हुआ ना। अब आपको ये दिया है कि यूनिट वॉल्यूम में n इलेक्ट्रॉन है, तो इतने वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, अगर यूनिट वॉल्यूम में n इलेक्ट्रॉन है तो इतने वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, इंटू n कर दोगे ना, तो इतने इलेक्ट्रॉन क्रॉस कर जाएंगे। अगर इतने इलेक्ट्रॉन क्रॉस कर रहे हैं तो चार्ज कितना क्रॉस कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज मल्टीप्लाई कर दो, इतने इलेक्ट्रॉन क्रॉस कर रहे हैं मतलब इतने इंटू ई, इतना चार्ज क्रॉस कर रहा है ना। तो ये पूरा मान लो dt टाइम में dq चार्ज क्रॉस किया, तो ये dq की वैल्यू होगी। तो इसका मतलब dq बाई dt कितना बोलोगे, dt इधर ले आओ ना, ये dt को इधर ले आओ, तो करंट की वैल्यू आ जाएगी NeAVD ना, इलेक्ट्रिक करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में ये रिलेशन होता है, ये इंपॉर्टेंट रिलेशन है, आपको याद रखना है। NeAVD, इसको याद रखने के लिए मैं तो डायरेक्ट ही याद रखता हूँ, कुछ कुछ लोग ऐसा भी यूज करते हैं I इक्वल टू VENA, V मतलब VD, तो इससे ये टर्म बन जाता है वीना,
मैं तो नहीं सजेस्ट करूंगा, बट ऐसा भी होता है इसलिए बता दिया। डायरेक्ट ही याद रखो, NEAVD। वीना नाम नहीं हो गया, वीना, वेना क्या नाम बोलोगे, वेना नाम। वेना नाम बन गया, I = वेना। यहां से लिखना है ना, रिलेशन बिटवीन I एंड VD से। साथ साथ लिखते जाना ताकि बाद में थोड़ा वही बहुत बचे तो वो तुरंत हो जाए। वेरी गुड बच्चों। ठीक है, फिर आगे चल रहा हूँ। तो हमने देखो ये देख लिया कि रिलेशन बिटवीन आई एंड VD क्या होता है। अब अगर आई और VD में रिलेशन पता है तो जरूरत पड़ने पे आप I/A को इधर ला करके J की वैल्यू बता सकते हो। J = कितना आ जाएगा, NEVD ना, ऐसे हम लोग J लिख सकते हैं। और ये जो N होता है ये हर एक मटेरियल पे डिपेंड करता है ना। अलग अलग कॉपर का N अलग होता है, आयरन का N अलग होता है, मटेरियल की प्रॉपर्टी है। अब हम लोग नेक्स्ट देखने जा रहे हैं ओम्स लॉ। इस चैप्टर में ओम्स लॉ ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब हम लोग वो देखने जा रहे हैं। तो ओम्स लॉ के हम दो फॉर्म देखेंगे। ओम्स लॉ के दो फॉर्म होते हैं, एक होता है वेक्टर फॉर्म और एक होता है स्केलर फॉर्म। तो हम लोग पहले स्टार्ट करें वेक्टर फॉर्म। हमने देखो ये देख लिया कि अगर हम कोई वायर लेते हैं और उसके दोनों एंड पर पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं, इधर V1 इधर V2, तो यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा V = V1 - V2। और हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। इसकी लेंथ कुछ L है ना, वायर की लेंथ कुछ L है, क्रॉस सेक्शन एरिया कुछ A है। तो हमें देखो यहाँ पे ये पता है कि I = होता है NEAVD, या फिर A को इधर ले आए तो I/A की वैल्यू होती है J = NEVD। VD को हम लोग कितना लिख सकते हैं, VD हमने देखो डिराइव किया है ना, A × टाउ। VD = क्या होता था, एक्सेलरेशन इनटू रिलैक्सेशन टाइम। A × टाउ होता था ना। A को कितना लिखोगे, QE/m × टाउ। तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, NE² m × टाउ × E, ऐसे कुछ आ जाएगा। अब इसमें देखो N जो है वो किस पे डिपेंड करेगा। एक बार आपने वायर ले लिया तो N क्या चेंज हो रहा है, एक बार आपने वायर ले लिया तो एक मेटल के अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो तो फिक्स है ना, वो चेंज नहीं हो रहा है। क्या इलेक्ट्रॉन का चार्ज चेंज हो रहा है,
इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी रोज रोज चेंज नहीं होता, फिक्स है। अगर आपने टेम्परेचर फिक्स रखा है, रूम का टेम्परेचर नहीं बढ़ा रहे हो, वायर का टेम्परेचर नहीं बढ़ा रहे हो, तो क्या रिलैक्सेशन टाइम चेंज करेगा? ये नहीं चेंज करेगा। इलेक्ट्रॉन का मास चेंज नहीं करेगा। तो ये पूरा टर्म क्या है? ये पूरा टर्म एक वायर, गिवन वायर के लिए कांस्टेंट है ना, एक गिवन वायर के लिए एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ये सब कांस्टेंट है। तो इसको हमने एक नया कांस्टेंट नाम दे दिया। हाँ, टेम्परेचर बढ़ाने पे बढ़ेगा, लेकिन हम टेम्परेचर नहीं बढ़ा रहे हैं, कांस्टेंट टेम्परेचर पे देख रहे हैं। एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे हम बोल सकते हैं कि एन ई स्क्वायर टाउ बाई एम, ये पूरी वैल्यू कांस्टेंट है जिसको हम नाम देते हैं सिग्मा, और इसको बोलते हैं ये है कंडक्टिविटी ना। कोई भी वायर की कंडक्टिविटी निकालना है, मतलब क्या निकालना है? एन ई स्क्वायर टाउ बाई एम की वैल्यू निकालनी है। तो इसका मतलब जे इक्वल टू आया सिग्मा ई। अब देखो, जे और ई दोनों वेक्टर क्वांटिटी है ना, जे और ई का डायरेक्शन किधर होता है? अगर ई इधर को है तो इलेक्ट्रॉन किधर भाग रहे हैं? इलेक्ट्रॉन इधर को भाग रहे होंगे ना। इलेक्ट्रॉन अगर अपोजिट में भाग रहे हैं तो करंट की तरफ जा रही है। करंट, अगर इलेक्ट्रॉन लेफ्ट में जा रहे हैं तो करंट राइट में जा रही है ना। और करंट के डायरेक्ट, जे का डायरेक्शन और करंट का डायरेक्शन सेम होता है या अलग होता है? करंट का डायरेक्शन और जे का डायरेक्शन सेम होता है, मतलब जे भी इधर को है। तो इसका क्या मतलब हुआ? जे और ई सेम डायरेक्शन में है ना, जे और ई सेम डायरेक्शन में है। तो हम इसी चीज को वेक्टर फॉर्म में ऐसे लिख देते हैं, जे इक्वल टू सिग्मा ई। दोनों का डायरेक्शन सेम है, जिधर ई होगा उधर ही जे होगा, और इसी को बोलते हैं वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। कुछ समझ आया बच्चों? नहीं नहीं, सिग्मा थोड़ी वेक्टर है, सिग्मा तो स्केलर है ना भाई। दो वेक्टर होते तब ना डॉट लगाते या क्रॉस लगाते। सिग्मा ई, सिग्मा एक स्केलर है। मान लो टू आई कैप लिखा है तो टू स्केलर है और आई कैप वेक्टर है, तो सिग्मा ई लिखा है। जे इक्वल टू सिग्मा ई ना, ये ओम्स लॉ है वेक्टर फॉर्म में। जे हमेशा ई के डायरेक्शन में होगा, जे और ई हमेशा सेम डायरेक्शन में होंगे ना, इसीलिए जो इस दोनों वेक्टर पैरेलल हैं। अगर अपोजिट होता तो माइनस लगाते हैं यहाँ पे ना, अगर अपोजिट होता तो ना, सेम है इसलिए कुछ नहीं लगाना है, ये भी प्लस में है तो ये भी प्लस में है। जिनको जिनको मैं ऐसे ब्रैकेट बना रहा हूँ, ये बॉक्स बना रहा हूँ, उनको याद रखना है आपको ना। अब नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं स्केलर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। स्केलर फॉर्म क्या है? हमने देखो ये देख लिया कि जे इक्वल टू होता है सिग्मा ई। जे को हम क्या लिख सकते हैं? आई बाई ए। और सिग्मा को सिग्मा रहने दो। ई को क्या लिख सकते हो? अगर एक वायर की पोटेंशियल डिफरेंस दोनों एंड के बीच में कुछ v है, v1 माइनस v2 की वैल्यू v है, और बीच की लेंथ l है ना, अगर यहां से यहां तक का पोटेंशियल डिफरेंस v है, लेंथ l है, तो e और v में क्या रिलेशन होगा? e इक्वल टू v बाई एल, e इक्वल टू v बाई एल लिख सकते हैं यहाँ पर।
तो हम इसको ऐसे लिख देते हैं, V इक्वल टू L बाय सिग्मा इंटू A इंटू I। अब देखो ये जो L है ये वायर की प्रॉपर्टी है, वायर की ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी। एक बार आपने वायर ले ली तो लेंथ नहीं चेंज हो रहा है, क्रॉस सेक्शन एरिया नहीं चेंज हो रहा है, और एक बार वायर ले लिया तो मैटर चेंज नहीं हो रहा है, तो ये पूरा टर्म एक कांस्टेंट बन जाएगा। इस पूरे नए टर्म को L अपॉन में सिग्मा ए को हम लोग एक नया कांस्टेंट नाम देते हैं R। और उससे पहले एक चीज देखो, इसमें देखो जो सिग्मा है ना, 1 अपॉन सिग्मा आया है, 1 अपॉन सिग्मा को हम नाम देते हैं रेसिस्टिविटी ना। रेसिप्रोकल ऑफ कंडक्टिविटी को क्या नाम देते हैं, रेसिस्टिविटी ना। और रो से रिप्रेजेंट करते हैं, ये इसको रो बोलेंगे ना। तो हमारा V इक्वल टू क्या आ गया है, 1/सिग्मा को रो लिख देंगे तो रो L बाई ए इंटू आई। अब रो L इंटू ए ये सब कांस्टेंट है ना, सिग्मा मैटर की प्रॉपर्टी है तो ये रो भी मैटर की प्रॉपर्टी है, तो ये मैटर पे डिपेंड करेगा। साथ में L और A लेंथ और ए ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी, मतलब ये पूरा टर्म मैटर और ज्योमेट्री पे डिपेंड करेगा, और इसको नया कांस्टेंट नाम दे दिया R। तो हमारा V इक्वल टू आई आर, ये ओम्स का स्केलर फॉर्म आ गया, जहां पे R क्या है, R इक्वल टू रो L बाई ए, और इसको बोलते हैं R को रेसिस्टेंस। कर लो जिनका रह गया, जल्दी लिख लो। अबे ध्रुविल 2 मिनट रुकने दे भाई, 2 मिनट नहीं रुकेंगे तो दिमाग अपना सेटल नहीं हो पाएगा कि क्या पढ़ा है अभी, फिर दिमाग चकरा जाएगा थोड़ी देर बाद कि इतना पढ़ते गए यार, क्या पढ़ डाला। 2 मिनट रुकने दिया करो, बट ज्यादा देर नहीं। तो बच्चों देखो हमने क्या देख लिया, हमने ओम्स लॉ देख लिया। ओम्स लॉ के दो फॉर्म देख लिए, एक हमने देखा J इक्वल टू सिग्मा ई वेक्टर फॉर्म, और दूसरा देखा V इक्वल टू आई आर। अब इसमें देख रहे हो V क्या है, पोटेंशियल है। V क्या है यहाँ पे, पोटेंशियल। पोटेंशियल मतलब पोटेंशियल डिफरेंस ना। ये V क्या है, V1 माइनस V2 पोटेंशियल डिफरेंस है ना। यहाँ पे ये ध्यान रखना कि V जो है यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस है ना, मतलब दोनों एंड का जो V1 माइनस V2 की वैल्यू है, दोनों एंड के पोटेंशियल का डिफरेंस। तो V क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, करंट स्केलर है, R स्केलर है, इसमें सारे टर्म्स स्केलर है ना, इसलिए इसको स्केलर फॉर्म बोलेंगे। और यहाँ पे ये वेक्टर फॉर्म। ठीक है बच्चों, यहाँ तक सभी को क्लियर है। अब यहाँ पे एक चीज और ये समझ लो कि जैसे हमने रो निकाला था, रो की वैल्यू क्या आई थी, एन ई स्क्वायर टाउ बाई एम। तो ये किस पे डिपेंड कर रहा था, मैटर पर। क्या ये ज्योमेट्री पे डिपेंड कर रहा था, क्या सिग्मा ज्योमेट्री पे डिपेंड कर रहा था। कितना भी बड़ा वायर लो छोटा वायर लो, अंदर जो एन होगा पर यूनिट वॉल्यूम, वो मैटर की प्रॉपर्टी वो सेम रहेगी, इलेक्ट्रॉन का चार्ज सेम रहेगा, मास सेम रहेगा, तो ये ज्योमेट्री पे डिपेंड नहीं कर रहा है। और साथ में ये किस पे डिपेंड कर रहा है, टेम्परेचर पे। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो टाउ चेंज होगा, टाउ चेंज होगा तो फिर ये भी चेंज होगा ना। अगर सिग्मा मैटर और टेम्परेचर की प्रॉपर्टी है तो इसका रेसिप्रोकल रो, वो भी किस पे डिपेंड करेगा, किस चीज का बना हुआ है, आयरन का बना है, कॉपर का बना है, किस चीज का बना है,
और टेम्परेचर कितना है। रेसिस्टिविटी जो होगा, कंडक्टिविटी का रेसिप्रोकल रेसिस्टिविटी होगा ना, विटी है दोनों में, इसमें कंडक्टिविटी है तो उसका रेसिप्रोकल रेसिस्टिविटी ना, तो वो दो चीजों पे डिपेंड करेगा। और रेसिस्टेंस देखोगे तो रेसिस्टेंस कितना है, रो एल बाई ए। रेसिस्टेंस में रो एल बाई ए है। रो किस पे डिपेंड कर रहा है, रो डिपेंड कर रहा है मैटर पे और टेम्परेचर पे, और एल इंटू ए, एल बाई ए। एल किस चीज की प्रॉपर्टी होती है, ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी है, कितना लेंथ का वायर है, कितने क्रॉस सेक्शन का एरिया का वायर है। तो इसका मतलब रेसिस्टेंस जो होगा वो मैटर पे भी डिपेंड करेगा किस चीज का बना है, टेम्परेचर कितना है इस पे भी डिपेंड करेगा, और कितना लेंथ का वायर है, कितने क्रॉस सेक्शन एरिया का वायर है, ज्योमेट्री पे भी डिपेंड। ये क्या बोल रहे हो तुम लोग, प्लस 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 क्या है भाई? विश्वराज क्या कर रहा है ये प्लस प्लस? यहाँ पे देखो एक चीज और ध्यान रखना, कंडक्टेंस का यहाँ टर्म यूज नहीं होता, लेकिन कभी पूछा जाए तो उसका क्या मतलब होगा। देखो रेसिस्टेंस जब बोलते हो, रेसिस्टेंस में लास्ट में एंस आ रहा है ना, एंस, तो इसके रेसिप्रोकल को जब बोलोगे तो उसको कंडक्टेंस बोलोगे ना। रेसिस्टेंस का रेसिप्रोकल कंडक्टेंस फिजिक्स में यूज नहीं होता, बट ठीक है ऐसे वर्ड यूज बनता है इसलिए बता रहा हूँ। और रेसिस्टिविटी ना, रेसिस्टिविटी है लास्ट में विटी है, तो इसके रेसिप्रोकल को बोलते हैं कंडक्टिविटी ना। विटी में विटी करना है, एंस में एंस करना है, ये ध्यान रखना। इस पे अब 2 मिनट लिख लो जिसका कुछ छूटा हुआ है। अब इस पे कुछ हम लोग बेसिक बेसिक प्रॉब्लम करते हैं। देखो अगर हमने कोई, हाँ यार कुंबर ये तो है आयुष, ये सब आराम नहीं करने दे रहे हैं, रुको मत चिल्लाते रह रहे हैं। अगर हमने एक वायर को किसी बैटरी से कनेक्ट किया ना, तो हाँ यही करना पड़ेगा यार चवन। तो अगर इसके बैटरी के दोनों टर्मिनल के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कुछ भी है ना, मतलब अगर इस टर्मिनल का V1 है, इस टर्मिनल का V2, तो V1 माइनस V2 की वैल्यू V है ना। तो अगर हमने, देखो ये जो हम कंडक्टिंग वायर लेते हैं, कंडक्टिंग वायर का कोई रेसिस्टेंस नहीं होता ना, तो कंडक्टिंग वायर का अगर रेसिस्टेंस नहीं होगा तो उसके क्रॉस कोई वोल्टेज डिफरेंस आएगा। अगर R 0 रहे
अगर R 0 रहेगा तो V भी क्या आएगा, 0 ना। उसके फिर हर पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा वहां पे, सेम। यहाँ पे V मतलब क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। अगर कोई वायर का रेसिस्टेंस नहीं है ना, तो उसके हर पॉइंट का पोटेंशियल सेम होता है। तो अगर ये इस टर्मिनल का पोटेंशियल V1 है, तो इससे कनेक्टेड हर पॉइंट का पोटेंशियल V1 होगा। तो यहाँ का भी V1 हो जाएगा। यहाँ का अगर V2 है तो इससे कनेक्टेड इस पॉइंट का V2 हो गया। तो इसके क्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस V हो जाएगा, जो बैटरी के टर्मिनल के क्रॉस था। तो अब इसमें करंट फ्लो होने लग जाएगी। अगर मान लो इसका रेसिस्टेंस R है, तो आप बता सकते हो कि इसमें कुछ करंट फ्लो हो रही हो। अब अगर कुछ करंट फ्लो हो रही है तो अलग अलग सेक्शन से करंट सेम जाएगी या अलग अलग जाएगी। यहाँ पे मान लो इस जगह पे करंट I1 फ्लो हो रही है, इस जगह पे I2, तो I1 I2 सेम होंगे या अलग अलग होंगे। सेम होंगे ना, क्योंकि अगर वो सेम नहीं हुए, मान लो I1 कम है I2 ज्यादा है, तो मतलब चार्ज निकल ज्यादा रहा है, आ कम रहा है, तो अंदर चार्ज बढ़ने लग जाएगा ना। अगर चार्ज बढ़ने लग जाएगा तो चार्ज क्या होगा, इनफाइनाइट हो जाएगा कुछ देर बाद, बढ़ते बढ़ते। तो ऐसा तो होता नहीं है हमेशा। जितना चार्ज इंटर करता है उतना ही बाहर निकलता है ना। हाँ, सीरीज कॉम्बिनेशन से सोच सकते हो कि सीरीज में जो भी करंट आ रही होगी वही अगले वाले पार्ट में जा रही होगी ना। तो अगर जितनी चार्ज इंटर कर रहा है उतना ही निकल रहा है, तो क्या ये पार्ट कभी भी न्यूट्रल से कुछ चार्ज गेन कर लेगा। मान लो शुरू में तो न्यूट्रल था, फिर करंट फ्लो होगा तो क्या वायर चार्ज हो जाएगी ना। करंट फ्लो होने की वजह से क्या वायर चार्ज हो जाती है, नहीं, क्योंकि जितना कोई भी सेक्शन में चार्ज इंटर करेगा उतना ही वहां से जा रहा होगा। तो कोई भी वायर जो पहले न्यूट्रल थी वो करंट के बाद भी न्यूट्रल ही रहेगी। ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे एक तो ये पार्ट, पहला पार्ट ये था, और यहाँ पर हाँ इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहेगी। वेरी गुड। करंट फ्लो होने के बाद भी वायर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल ही रहती है, क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन एक तरफ से एंटर करते हैं उतने ही दूसरी तरफ से निकल जाते हैं। बच्चों फास्ट तो नहीं है ना, सही चल रहा है ना स्पीड। देखो एक बच्चे के रिजल्ट का बस वेट कर रहा हूं मैं। एक ही बच्चे के रिप्लाई का मैं वेट कर रहा हूँ, उसने अब तक रिप्लाई नहीं किया। नहीं, दोनों ही नहीं है। हाँ सही है। आयुष कुंभर के रिप्लाई का वेट कर रहा था मैं। आयुष घबरा जाता है तेज लिखने पर। आयुष बेटा सब सही है ना, स्पीड में कोई दिक्कत तो नहीं है। वेरी गुड। अब देखो यहाँ पे अगर ये पूछा जाए, गेम से बहुत स्लो है। अगर मान लो ये इस सेक्शन पे इलेक्ट्रिक फील्ड E1 है और इस सेक्शन पे इलेक्ट्रिक फील्ड E2 है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों पॉइंट पे सेम होंगे या अलग अलग होंगे। सेम होंगे ना। हम लोग कैसे सोचेंगे, J इक्वल टू सिग्मा E लगा करके। J दोनों जगह सेम है या अलग है। करंट अगर दोनों जगह सेम फ्लो हो रही है, अगर यहाँ पे जो करंट है वही यहाँ करंट है, तो I बाय ए दोनों जगह सेम होगा ना। J सेम है
और सिग्मा तो मैटर की प्रॉपर्टी है, वायर तो सेम ही है ना, सिग्मा भी सेम है, तो जे सेम है सिग्मा सेम है, तो ई भी सेम आएगा। अब ऐसा ही एक और प्रॉब्लम करते हैं जिसमें क्रॉस सेक्शन एरिया मान लो वैरी कर रहा है। ऐसा एक कोनिकल शेप का वायर लिया, तो मान लो इस वायर से आई करंट जा रही है, वायर से आई करंट जा रही है, तो इस पे हमने दो पॉइंट दिए, एक पॉइंट ए, एक पॉइंट बी। तो पॉइंट ए से जो सेक्शन जा रहा है और पॉइंट बी से जो सेक्शन जा रहा है, दोनों सेक्शन से जो करंट जा रही होगी वो करंट क्या होगी, ए पे जो करंट होगी और बी पे जो करंट होगी, मतलब ए से जो सेक्शन है वहां से जो करंट जा रही है, उन करंट में क्या रिलेशन होगा। सी, करंट सेम होगी ना, जितना चार्ज एंटर करता है उतना ही निकलता है ना, क्योंकि बीच में ना तो चार्ज बढ़ सकता है ना कम हो सकता है, नहीं तो चार्ज बढ़ता ही जाएगा तो फिर कहाँ तक जाएगा। चार्ज जो होता है वो जितना एंटर होता है उतना ही बाहर जाता रहता है, तो करंट सेम होगी। अब अगर करंट सेम होगी तो करंट डेंसिटी के बारे में क्या बोल सकते हो, जे के बारे में। जे कहाँ पर ज्यादा होगा, जे जो होगा ए पे ज्यादा होगा या बी पे ज्यादा होगा। ए पे ज्यादा होगा ना, क्योंकि जे इक्वल टू आई बाई ए, आई दोनों जगह सेम है, एरिया जहां पे कम होगा वहां पे जे ज्यादा हो जाएगा, तो एरिया कहाँ पर कम है, ए पर, ना, तो ये वाला हो जाएगा। फिर तीसरा पार्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पर ज्यादा है, ए पे ज्यादा है या बी पर। तो हमें पता है कि जे इक्वल टू होता है सिग्मा ई, ना, सिग्मा तो मैटर की प्रॉपर्टी, वो हर जगह सेम है, जहां पे जे ज्यादा होगा वहीं पे ई ज्यादा होगा, तो जे कहाँ पे ज्यादा है, ए पर, तो ई भी ए पर ही ज्यादा होगा। फिर फोर्थ पार्ट था ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ए पे ज्यादा होगी या बी पे ज्यादा होगी। देखो हमें पता है कि करंट इक्वल टू होता है एन ई ए वी डी, ना, तो आप वी डी इक्वल टू ए इंटू वी डी इक्वल टू क्या लिख सकते हो, आई अपॉन में एन ई। आई तो हर सेक्शन पे सेम रहेगा, एन मैटर की प्रॉपर्टी वो सेम होगा, इलेक्ट्रॉन का चार्ज सेम नहीं करेगा, मतलब इतना पूरा टर्म कांस्टेंट रहेगा, मतलब ए इंटू बी, क्रॉस सेक्शन एरिया इंटू वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन का प्रोडक्ट कांस्टेंट होगा, जैसे इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में होता था ना, जहां पे एरिया कम वहां पे इलेक्ट्रॉन फास्ट निकलेंगे ना, जहां पे एरिया कम वहां पे इलेक्ट्रॉन फास्ट निकल रहे होंगे ना, जैसे फ्लूइड में होता था वैसे ही लगाओगे ना, तो यहाँ पे भी ये ऑप्शन है। कुछ समझ आ रहा है बच्चों में क्या बोल रहा हूँ। इलेक्ट्रॉन के लिए भी आप ए इंटू बी डी इक्वल टू कॉन्स्टेंट लगाओगे। ये सब नोट हो गया है।
करो नोट जल्दी। अबे क्यों परेशान हो गया भाई? मुझे तो पता ही नहीं चला मैं परेशान हो गया। अच्छा अच्छा, वेरी गुड। लिखो तुम लोग जल्दी। मैं थोड़ा परेशान हो जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखो बच्चों, हमारे पास दो वायर है। एक वायर है जिसका रेसिस्टिविटी रो 1 है और दूसरा वायर है जिसका रेसिस्टिविटी रो 2 है। अब अगर हमने यहाँ पे वायर में आई करंट फ्लो करा दी, कुछ बैटरी से कनेक्ट करके आई करंट फ्लो करा दी, क्रॉस सेक्शन एरिया दोनों वायर का ए है ना, तो हमें बताना है कि जहां पे इनका जंक्शन होता है वहां पर क्या कोई चार्ज एक्यूमुलेट होगा? होगा तो कितना होगा, नहीं होगा तो क्या, क्यों नहीं होगा? आपको बताना है चार्ज इंड्यूस्ड एट द सरफेस। जंक्शन पे कितना चार्ज वहां पर एक्यूमुलेट हो जाएगा वो निकालना है। क्वेश्चन क्लियर है? दो वायर लिए गए हैं, उनको ज्वाइंट कर दिया गया है। तो पांडा जी का बोलना है कि चार्ज एक्यूमुलेट नहीं होगा। और कोई कुछ बोलना चाहता है? जब कोई भी वायर में करंट फ्लो हो रही होती है तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है या नॉन जीरो होता है? अगर कोई वायर में करंट फ्लो हो रही है तो अंदर करंट जो है, सॉरी, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो जीरो है या नॉन जीरो है? नॉन जीरो है ना। हमने अभी ये पढ़ा ना कि वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, जे इक्वल टू सिग्मा ई। जब करंट फ्लो हो रही है मतलब जे है। जे कब आता है? जब ई आता है। करंट कब फ्लो होती है? जब ई आता है। तो कंडक्टर के अंदर हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होता ना, केवल इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में होता है। अभी देखो अंदर चार्ज चल रहे हैं तो ई जीरो नहीं है। समझ आ रहा है बच्चों? कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा जीरो नहीं होता, केवल जब इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन है, करंट नहीं फ्लो हो रहा है, तब जीरो होता है।
अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन जीरो है तो वहां पे करंट फ्लो हो रहा हो। तो इसीलिए मैंने वहां लिखाया था इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन, जब लिखाया था कि कंडक्टर के अंदर ई जीरो है। अब ये बताओ दोनों जगह जे सेम है या अलग है? इधर जे जो है वो सेम है या अलग है? इधर और इधर सेम है ना, क्योंकि करंट जितना इधर से आ रहा है उतना इधर भी जा रहा होगा। एरिया सेम है दोनों जगह, तो दोनों जगह जे सेम है। दोनों जगह अगर जे सेम है, जे सेम है और ये सिग्मा सेम है क्या दोनों में? ये अलग वायर है, ये अलग वायर है। अगर दोनों अलग अलग वायर हैं तो दोनों जगह का सिग्मा सेम होगा? नहीं होगा ना, अलग अलग रेसिस्टिविटी है। रेसिस्टिविटी का रेसिप्रोकल ही तो कंडक्टिविटी होगा। तो इसका मतलब यहाँ की इलेक्ट्रिक फील्ड अलग है, यहाँ की इलेक्ट्रिक फील्ड अलग है, इधर की इलेक्ट्रिक फील्ड अलग है, इधर की इलेक्ट्रिक फील्ड अलग है। तो अगर मैं यहाँ पर एक ऐसा गॉसियन सरफेस ले लूं, एक मैं ऐसा गॉसियन सरफेस ले लेता हूं, तो इस गॉसियन सरफेस से कुछ फ्लक्स जाएगा क्या? इधर का इलेक्ट्रिक फील्ड अलग है और इधर का इलेक्ट्रिक फील्ड अलग है। फ्लक्स जाएगा, अगर फ्लक्स जाएगा तो अंदर चार्ज आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? ना, तो चार्ज आएगा, तो मतलब यहाँ पे जंक्शन पे चार्ज आया होगा। तो आप कैसे आप सोचोगे कितना चार्ज आया? तो आप फ्लक्स निकालो, फ्लक्स कितना बोलोगे यहाँ पे? गॉसियन सरफेस से फ्लक्स, ये एंटरिंग फ्लक्स है। एंटरिंग फ्लक्स को प्लस में बोलोगे या माइनस में? एंटरिंग फ्लक्स बच्चों क्या होता है? माइनस में। तो क्या लिखोगे? -1 × A। और यहाँ का फ्लक्स क्या लिखोगे? आउट गोइंग फ्लक्स। आउट गोइंग फ्लक्स क्या हो जाएगा? E2 × A, प्लस में ना, 2A। हाँ अच्छा, E2 लिखा हुआ, तो इसका मतलब हो गया E2 - E1 × A। अब E2 कैसे लिखोगे? E निकालने के लिए क्या करोगे? J/सिग्मा लगाओगे ना। E लिखना है, E के लिए क्या लगाओगे? J/सिग्मा। E2 लिखना है तो नीचे σ2 लिखोगे। इस वायर के लिए जब लगाओगे तो J = σE, तो σ2 लोगे ना। और जब इधर वाले वायर के लिए लगाओगे J = σE, तो σ1 लोगे। अब 1/σ2 को क्या लिखोगे? ρ2 लिख दोगे ना। 1/σ1 को ρ1 और J कॉमन हो जाएगा। अब भावेश ने पूछ दिया कि J कैसे सेम हो गया। ये तो बहुत दिक्कत हो गई। करंट भावेश बताओ दोनों जगह सेम होगा या अलग अलग होगा? अगर दो वायर सीरीज में लगे हुए हैं तो करंट दोनों में सेम होगा या अलग होगा? अगर करंट सेम है और दोनों का क्रॉस सेक्शन एरिया सेम है तो I/A जो J होगा वो सेम होगा या अलग अलग होगा? अरे भाई, भावेश तो बहकी बहकी बातें करने लग गया। कुछ भी हो सकता है, मतलब यहाँ से जितनी करंट आ रही है उतनी नहीं जा रही है, ऐसा बोल लो। बीच में चार्ज लॉस हो जा रहा है। लॉस होके कहाँ जाएगा? कोई भी वायर में सीरीज में जब रहता है तो जितनी करंट आती है उतनी जाती है ना, चार्ज हमेशा कंजर्व होता है। रेसिस्टेंस में ना, ये वायर ही तो रेसिस्टेंस होता है। ये वायर जो है ये रेसिस्टेंस ही है। इसका ये सिंबल है ना, ये सिंबल है वायर का, ऐसे करके दिखाना। जो घर में वायर लगी रहती है वो ऐसी लगी रहती है, ऐसी लगी रहती है। वायर तो ऐसी रहेगी ना यार, उसका सिंबल है बस ये इलेक्ट्रिकल सर्किट में।
कलरफुल वायर होती है जो कि फायर कैच नहीं करे। J into A को क्या लिख दोगे? दोनों जगह J सेम है, A सेम है, तो J into A क्या हो जाएगा? दोनों जगह I हो जाएगा, इसको I लिख देंगे। और टोटल जो फ्लक्स होगा वो किसके बराबर होगा? यहाँ पे जो भी चार्ज इंड्यूस हुआ होगा, प्लस या जो भी, हम लोग कुछ प्लस मान लेते हैं कि प्लस चार्ज है, कुछ चार्ज Q इंड्यूस हुआ, तो आप क्या लिखोगे? Q/ε0। अगर σ2 ग्रेटर देन, सॉरी, ρ2 ग्रेटर देन ρ1 होगा तो ये प्लस में आएगा। अगर ये प्लस में आएगा मतलब चार्ज प्लस में इंड्यूस होगा। अगर ये कम है, ये ज्यादा है, ρ2 कम है, ρ1 ज्यादा है, तब ये माइनस में इंड्यूस होगा, तब Q की वैल्यू खुद से निगेटिव आएगी। हम प्लस लेके लिख देंगे, ये जो भी होगा खुद ही आ जाएगा, तो Q = आ जाएगा ना। जब भी आप दो वायर कनेक्ट करते हो अलग अलग मैटर के, तो उनके जंक्शन पे चार्ज इंड्यूस हो जाता है। अलग अलग मैटर के होंगे तभी ऐसा होगा ना। अगर दोनों सेम होंगे, पूरा सेम होगा, तो ρ1 ρ2 इक्वल होंगे, तब कोई जंक्शन पे चार्ज नहीं आएगा। कुछ समझ आ रहा है? ρ2 अगर ρ1 के इक्वल हो तो ये टर्म 0 हो जाएगा ना। अलग अलग वायर में ही चार्ज इंड्यूस हो सकता है। अब देखो, इस चीज को आप ऐसे समझ सकते हो, अगर मान लो ρ2 ज्यादा है, ρ2 ज्यादा है तो जो इधर से इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं ना, ρ2 ज्यादा है तो चार्ज को मूव करने में वो ज्यादा रेसिस्ट करेगा ना। रेसिस्टेंस मतलब क्या? चार्ज जब मूव करते हैं उनको रेसिस्ट करता है। अगर ज्यादा रेसिस्ट कर रहा है तो करंट सेम कैसे हो पाएगी? सेम करंट आपको चाहिए। सेम करंट कब होगी? जब दोनों जगह इलेक्ट्रॉन की स्पीड भी सेम हो। तो यहाँ पे अगर प्लस में इंड्यूस होगा तो जो थोड़ी देर के लिए मान लो कि प्लस में चार्ज फ्लो कर रहा है, कोई भी एक लेके सोच सकते हो, प्लस में या माइनस में। एक्चुअल में माइनस फ्लो करता है, बट सोचने के लिए आप सोच सकते हो ना। तो अगर यहाँ पे ρ2 ज्यादा है तो वो करंट को कम करना चाह रहा है ना, तो प्लस आ जाएगा, तो वो प्लस को और तेजी से भगाएगा, और इधर से जो प्लस आ रहा है उसको रोकेगा है। तो इधर की करंट कम करके इधर बढ़ाएगा, तो दोनों में इक्वल हो जाएगा। कुछ समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? या सब उड़ गया ऊपर से? देखो, मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर कोई का रेसिस्टेंस ज्यादा है, थोड़ी देर के लिए मान लो कि जिधर करंट जा रहा है उधर को कोई पॉजिटिव चार्ज फ्लो करके जा रहे हैं, थोड़ी देर के लिए ऐसे सोचो, पॉजिटिव चार्ज फ्लो करके जा रहे हैं, तो जिधर की रेसिस्टिविटी ज्यादा उधर पे ज्यादा अपोज होगा या कम अपोज होगा? अगर इधर की रेसिस्टिविटी ज्यादा है तो इधर ज्यादा अपोज होगा। अगर ज्यादा अपोज होगा तो क्या इलेक्ट्रॉन उसी स्पीड से चल पाएंगे जितनी स्पीड से इधर चल रहे थे? नहीं चल पाएंगे ना। तो उनको एक एक्स्ट्रा सपोर्ट की जरूरत होगी। सपोर्ट कहाँ से मिलेगा? यहाँ जो चार्ज इंड्यूस होगा, जो चार्ज इंड्यूस होगा प्लस वाला, वो जो यहाँ पे प्लस वाला चार्ज फ्लो करके जा रहा है उसको पीछे से धक्का देगा, तो जो ये अपोज कर रहा था उस अपोज को वो थोड़ा कम कर देगा, तो हो जाएगा फिर दोनों में करंट सेम। कुछ चमका बच्चों में क्या बोल रहा हूँ? मैंने प्लस लेके समझाया ना, कोई भी एक चार्ज लेके सोच सकते हो। तो अब हम लोग पहले थोड़ा रेसिस्टेंस के बारे में देखेंगे, फिर ओम्स लॉ को अप्लाई करना सीखेंगे। हमने ये देख लिया कि कोई भी अगर हम वायर लेते हैं तो उसका जो रेसिस्टेंस होता है R, वो किस पे डिपेंड करता है? इसकी लेंथ कितनी है, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है, और इसकी रेसिस्टिविटी कितनी है।
तो आर जो होता है बराबर होता है रो एल बाई ए। इसमें हमेशा ध्यान रखना आर के लिए लेंथ मतलब क्या, अगर करंट ऐसे जा रही है तो करंट के डायरेक्शन में जो आएगा वो लेंथ होगा। करंट ऐसे जा रही है तो ये लेंथ है। और ए मतलब क्या, करंट के परपेंडिकुलर जो एरिया आएगा वो उसका क्रॉस सेक्शन एरिया होगा। ये बात समझो सभी, ये हम लोग एचएनटी में हीट के टाइम में भी किया था ये चीज। तो अगर कभी आपको मान लो ऐसा सिचुएशन आ जाए कि एक ऐसा ट्यूबवायर टाइप है, इसमें ये साइड ए है, ये साइड बी है और ये साइड सी है, और इसकी रेसिस्टिविटी रो है। तो अगर करंट ऐसे इंटर कर रही है ना, करंट अगर ऐसे जा रही है तो रेसिस्टेंस कितना बोलेंगे इसका, रेसिस्टेंस होगा रो एल। एल मतलब कितना, करंट के डायरेक्शन में कितना लेंथ है ए बाई क्रॉस सेक्शन, करंट के परपेंडिकुलर ये वाला सरफेस आएगा ना, तो एरिया कितना होगा बी इंटू सी। ना मतलब आपने ऐसे कुछ बैटरी लगाई होगी तो करंट ऐसे आ रहा है और इधर से घूम के इधर जा रहा है ना? यहाँ से करंट आ रहा है और ऐसे घूम के ऐसे जा रहा है, तो ये लेंथ हो गई। अगर मान लो कभी आप ऐसे कर दो, अगर मान लो आपने अपर एंड में बैटरी कनेक्ट की, अपर और लोअर एंड को, तब करंट क्या होगा, ऐसे आएगा और इधर से एंटर करेगा और ऐसे नीचे को जा रहा होगा। तो यहाँ पे लेंथ मतलब करंट के डायरेक्शन में कितना चलना पड़ रहा है, करंट के डायरेक्शन में बी चलना पड़ रहा है, तो ये लेंथ हुई, इस बार की लेंथ बी है। और एरिया कितना है, करंट के परपेंडिकुलर वाला ये जो सरफेस है ये एरिया है, तो ये कितना आ जाएगा ए इंटू सी। ये वाला साइड ए है और ये सी है, तो हमारा रेसिस्टेंस हो जाएगा आर इक्वल टू रो एल बाई ए। ए मतलब ये ना, तो कोई भी केवल वायर बना हुआ है तो उसको देख के आप नहीं बोल दोगे ये उसका रेसिस्टेंस है ना, वायर में करंट कैसे जा रही है ये डिसाइड करेगा कि वहां पे रेसिस्टेंस कितना है। समझ आ रहा है ना बच्चों में क्या बोल रहा हूँ, केवल मैं आपको बोल दूं कि भाई एक वायर रखा है उसका रेसिस्टेंस बताओ, हाँ ऐसे बस मैं ऐसे बना दूंगा ना, और आपको बोलूं रेसिस्टेंस बताओ, तो ये मीनिंगलेस है क्वेश्चन ऐसे पूछना है, क्योंकि इधर से आप बैटरी कनेक्ट करोगे ये बात डिसाइड करेगा कि रेसिस्टेंस कितना आएगा। तो यहाँ पे आप यही बोलोगे कि आर की वैल्यू कैन नॉट से। नॉर्मली हम तुरंत ये सोचते हैं कि ये लेंथ हो गया ये एरिया हो गया ना, बट ऐसा नहीं है ना, आपको देखना पड़ेगा करंट कैसे जा रहा है। फिर इसके बाद हमने एचएनटी में भी देखा था, अगर कोनिकल वायर है आपके पास, जिसके इधर का रेडियस R1 है, इधर का रेडियस R2 है और ये लेंथ L है। अब अगर करंट ऐसे जा रही है, रेसिस्टिविटी रो है, तो रेसिस्टेंस कितना आएगा यहाँ पे, इसको स्मॉल R1 R2 लिख देता हूँ, कैपिटल से रेसिस्टेंस लिख रहे हैं,
R इक्वल टू हो जाएगा रो L अपॉन में पाई R1 R2। ये HNT में एक बार हम लोगों ने उस टाइम किया था या नहीं डिराइव? उस टाइम क्या बोला था कि आगे करेंगे या उस टाइम कराया था? बच्चों बताओ उस टाइम हुआ था कि नहीं? आगे करेंगे बोला था, तो अब आगे करने वाला टाइम आ गया है फिर। तो अब हम लोग ये कर लेते हैं, तो आप ये अब डिराइव करने का ट्राई करो, कैसे आएगा ये। हाँ तो वो अब टाइम आ गया है अपने करने के लिए। तो आप पहले 2 मिनट ट्राई कर लो, फिर मैं बताता हूँ। कोनिकल वायर वाला याद रखो अमन ना, याद रखने का तरीका भी बताया हुआ है। नहीं तो डिराइव उसका बहुत लेंदी होता है, टाइम लगेगा फिर एग्जाम में आया। हाँ डिस्क लेना पड़ेगा। बस बच्चों अब और टाइम नहीं दे सकता, अब सॉल्व करते हैं ना। कैसे किया सरयू? अनम्यूट करके बोलो। हेलो सर। हाँ सरयू बोलो। हाँ सर। सर
R1 के सेंटर से x डिस्टेंस पे रेडियस को r लेंगे, तो r ठीक है। माइनस r1 इज इक्वल टू हाँ r2 माइनस r1 हाँ बाय l इंटू x। हाँ हाँ और उस डिस्क, छोटे डिस्क का रेजिस्टेंस को इंटीग्रेट करेंगे क्योंकि वो हाँ सीरीज में होंगे सारे डिस्क। ठीक है ठीक। तो देखो सरयू ने क्या बोला कि अगर मान लो हम यहाँ से x डिस्टेंस पर एक dx थिकनेस का वायर मान लें, dx थिकनेस का वायर मान लें जिसका रेडियस कितना बोलोगे, कुछ स्मॉल r बोलोगे। तो इस dx थिकनेस के वायर का रेसिस्टेंस कितना बोलोगे? इस dx थिकनेस के वायर के लिए L कितना पकड़ोगे? करंट ऐसे आ रही है, ध्यान रखना, ऐसे करंट जा रही है, तो ये इसके लिए L कितना पकड़ोगे इस dx थिकनेस के वायर के लिए? अबे ये dx थिकनेस का वायर लिया, x वायर नहीं लिया, dx थिकनेस का वायर है, dx ही पकड़ोगे ना भाई। ये dx थिकनेस का बस इतना सा वायर है, dx वाले सब वायर ले रहा हूं यहाँ पर। तो ये L क्या होगा? dx होगा। और एरिया कितना होगा? करंट ऐसे जा रही है तो परपेंडिकुलर वाला, इधर का और इधर का रेडियस लगभग सेम मान सकते हो ना। dx आगे जाओगे तो उतने में रेडियस में कोई चेंज नहीं आएगा बहुत ज्यादा, यहां से यहां जाने में लगभग दोनों साइड का रेडियस सेम है ना। तो हम बोल सकते हो उतने पार्ट का रेसिस्टेंस कितना है, रो L बाय A। तो अगर मुझे R की वैल्यू मिल जाए तो R यहाँ डाल के इंटीग्रेट कर लूंगा, सारे dr वाले जितने भी यहाँ पे वायर्स आएंगे, जितने भी ऐसे dr वाले वायर्स आएंगे, हर एक वायर का रेसिस्टेंस आपको क्या करना है यहाँ पर, सीरीज में हम पढ़ेंगे ना कि जब कई सारे वायर ऐसे सीरीज में लगे रहेंगे, अगर सब में करंट सेम है तो वो सीरीज है ना, तो वहां पे सबका रेसिस्टेंस हम सीधे ऐड कर देते हैं। और यहाँ पे ऐड करने का काम कैसे करेंगे? इंटीग्रेट करके। कई सारे dx थिकनेस वाले वायर के रेसिस्टेंस को ऐड करना है, तो ऐड कैसे करेंगे? इंटीग्रेट करके। अब आप स्मॉल r कैसे निकालोगे? स्मॉल r के लिए बच्चों देखो, अगर हम यहां से एक ऐसे लाइन ड्रॉ कर दें, इसको कुछ मान लो A बोल देते हैं, इसको B, इसको C, इसको D और इसको E। तो ट्रायंगल ABC, ये ट्रायंगल ABC और ADE क्या सिमिलर ट्रायंगल है? यहाँ से एक परपेंडिकुलर डाला है ना, थोड़ा मैं डायग्राम बड़ा कर देता हूँ। ये एक यहाँ से एक परपेंडिकुलर डाल दिया ना, तो ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल ADE सिमिलर ट्रायंगल होंगे ना बच्चों? बोलो जल्दी, दोनों सिमिलर होंगे क्या? सिमिलर होंगे। तो सिमिलर होंगे तो हम बोल सकते हैं कि इस बड़े वाले ट्रायंगल में हाइट अपॉन बेस ना, हाइट अपॉन बेस बराबर होगा छोटे वाले ट्रायंगल में हाइट अपॉन बेस के ना, छोटे वाले में हाइट अपॉन बेस के। और हाइट कितना बोलोगे? ये पूरा R2 है और ये R1 है, तो बड़े वाले ट्रायंगल का हाइट कितना होगा? R2 माइनस R1 ना, और बेस होगा पूरा L लेंथ। ये बात समझ आ रही है? ये R1 है, ये R2 है, तो बड़े वाले ट्रायंगल के लिए BC मतलब हाइट कितना होगा? R2 माइनस R1। और छोटे वाले के लिए हाइट कितना बोलोगे? ये R1 है ना, ये वाली साइड, और ये पूरा R है, तो छोटे वाले ट्रायंगल का हाइट कितना बोलेंगे? R माइनस R1 ना, R माइनस R1, और इसके लिए बेस कितना होगा? X। तो अब हम लोग यहाँ पे सिमिलर ट्रायंगल का लगा देते हैं, ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल ADE। तो इसलिए हम लोग बोल सकते हैं BC अपॉन में AC बराबर DE अपॉन में AE, हाइट अपॉन में बेस का रेशियो सेम कर।
बड़े वाले ट्रायंगल का हाइट है R2 माइनस R1, बेस है L। छोटे वाले ट्रायंगल के लिए हाइट है R माइनस R1, बेस है X। तो इससे हमें R की वैल्यू क्या मिल जाएगी, R2 माइनस R1 अपॉन में L। यार इसको कुछ अभी एक कांस्टेंट लेना पड़ेगा ना, ये तो बहुत बड़ा टर्म दिखेगा। इसको अभी हम थोड़ी देर के लिए tan थीटा बोल देते हैं ना। अगर ये वाला ट्रायंगल का ये एंगल हमारा कुछ थीटा होता, तो ये tan थीटा को ही बता रहा है ना, R2 माइनस R1 बाई L। समझ आ रहा है बच्चों? इसको थोड़ी देर के लिए थीटा लिख देता हूं, तो R2 माइनस R1 बाई L को मैं tan थीटा लिख सकता हूँ। थोड़ा सा एक्सप्रेशन छोटा हो जाए इसलिए ऐसे लिख रहा हूँ, R1 प्लस एक्स tan थीटा। अब ये वाली वैल्यू मैं dr में डाल देता हूँ। dr इक्वल टू आया था रो l मतलब dx अपॉन में a मतलब था पाई r की वैल्यू थी R1 प्लस एक्स tan थीटा। और इंटीग्रेट कर दूंगा, x की वैल्यू कहां से कहां तक जाएगी, पहला dx मैं एकदम इस एंड पे लूंगा ना, पहला dx यहाँ लूंगा, यहाँ से लेते लेते पूरा लास्ट तक जाना है। कुछ समझ आया बच्चों क्या कर दिया मैंने? तो r इक्वल टू कितना आ जाएगा, रो बाहर जाएगा, पाई बाहर जाएगा, ये 1 अपॉन में ax प्लस बी का होल स्क्वायर है ना। तो जैसे 1 अपॉन एक्स स्क्वायर को इंटीग्रेट करते हैं, वैसे ही 1 अपॉन ax प्लस बी का होल स्क्वायर को इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेशन बच्चों सबको याद है, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा -1 अपॉन में, अगर कभी भी आपको ऐसा आ जाए ax प्लस बी का होल स्क्वायर dx, तो इंटीग्रेशन क्या होता था, -1 अपॉन ax प्लस बी प्लस एक्स के कोएफिशिएंट से डिवाइड कर देते थे ना। यहाँ पे भी वही है ना, b मतलब R1 है यहाँ पे, और a मतलब tan थीटा है, तो ये आ जाएगा माइनस में 1 अपॉन में R1 प्लस एक्स tan थीटा, और x के कोएफिशिएंट tan थीटा से डिवाइड कर देंगे। लिमिट डाल देंगे 0 से l तक। ये हो जाएगा रो पाई tan थीटा, पहले l डालूंगा, l डालूंगा तो कितना हो जाएगा, x की जगह l डालूंगा, आ जाएगा माइनस, माइनस साइन है तो पहले लोअर लिमिट डालता हूँ ना, पहले लोअर लिमिट डालूंगा तो 1 अपॉन R1 बचेगा, -1 अपॉन में R1 प्लस L tan थीटा। यहाँ तक बच्चों क्लियर है? और आपने ये देखा है ना tan थीटा कितना था, R2 माइनस R1 अपॉन में L था ना, तो L tan थीटा प्लस R1 बराबर होगा R2 के ना। ये वाला जो टर्म आया है पूरा, ये क्या है, R2 है ना। बच्चों चमक रहा है ना, उड़ तो नहीं रहा है, यहाँ पे भी tan थीटा की वैल्यू डाल देता हूँ, क्योंकि अब वैल्यू डालने का टाइम आ गया है। अब एलसीएम ले लो, तो आ जाएगा रो अपॉन में पाई, यहाँ पे एलसीएम लोगे तो आएगा R2 माइनस R1 अपॉन में R1 R2, ये कट जाएगा तो आ जाएगा रो L ऊपर आ जाएगा अपॉन में पाई R1 R2। जो अपन ने डायरेक्ट याद किया हुआ था कि रो L बाई पाई आर स्क्वायर लगा दो, R की वैल्यू R1 R2 करके लिख दो, R स्क्वायर को। समझ आया बच्चों? लिख लोगे अभी?
लिख लो, जिनका भी जो भी छूटा हुआ है जल्दी लिख लो। थोड़ा सा कैलकुलेशन लेंदी हो गया है, तो क्या किया गया वो समझ लो आराम से, एक बार खुद से जब सॉल्व करोगे तो एकदम क्लियर हो जाएगा। ज्यादा कुछ है नहीं, बस एक छोटे से डीएक्स लेन का रेसिस्टेंस लिखना है और इंटीग्रेट करना है। जिनको भी लगे कि थोड़ा कैलकुलेशन लेंदी है, खुद से एक बार बैठ के करना आराम से। अब ये होने के बाद अगला करते हैं, उसमें इसी टाइप का है लेकिन उसका कैलकुलेशन इतना लेंदी नहीं है, वो जल्दी हो जाएगा। मान लो हमारे पास दो कॉन्सेंट्रिक, एक कॉन्सेंट्रिक हॉलो सॉलिड स्फीयर था और उसमें से हमने एक कैविटी बना दी, जो कि एक सॉलिड स्फीयर था हमारे पास, सॉलिड स्फीयर, उसमें हमने एक कैविटी बना दी ना। कैविटी भी स्फीयर के लिए साथ कॉन्सेंट्रिक है। तो अब हमें बताना है कि ये जो मेटल का एक स्फीयर आया, अगर हम इसके अंदर वाले सरफेस और बाहर वाले सरफेस के बीच में बैटरी कनेक्ट करें, तो अब करंट कैसे फ्लो हो रही होगी? रेडियली फ्लो हो रही होगी ना। अंदर के सरफेस का एक पॉइंट कनेक्ट किया मतलब सारे पॉइंट कनेक्ट हो गए ना बैटरी से। बाहर के सरफेस का एक पॉइंट कनेक्ट किया मतलब सारे पॉइंट कनेक्ट हो गए बाहर बैटरी। तो अब अंदर से बाहर को यहाँ पर करंट फ्लो होगी ना। समझो बच्चों, अगर इसका पोटेंशियल V1 है तो अंदर वाले सरफेस का पोटेंशियल V1 हो जाएगा, इसका V2 है तो इसका V2 हो जाएगा। तो अब अंदर से बाहर को हर तरफ को करंट फ्लो होगी। तो हमें अब यहाँ पे रेसिस्टेंस बताना है कितना आएगा ना। इसको हम लोग बोलते हैं रेडियल फ्लो, रेडियस के लॉन्ग फ्लो हो रहा है ना।
स्फीयर है ये। सारा क्वेश्चन बताने के बाद भावेश अगर ऐसे क्वेश्चन पूछे तो अब मुझे कोई आश्चर्य नहीं होता। अब ये एकदम सेट हो गया कि भावेश ऐसा कुछ भी कर सकता है। आदत हो गई है अब तो। अबे भावेश, ये तो मेरा टैलेंट है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तू भावेश उस बात की टेंशन नहीं ले कि वायर अंडर कैसे करेंगे। भावेश को अलग ही टेंशन चल रही है जिंदगी में। लोग नहीं, अमन, ये बस भावेश नहीं समझ पा रहा है, लोग तो समझ गए हैं। तू सबको मत काउंट कर ले यार। रो एल बाई ए, एल कितना पकड़ेंगे, करंट जिधर जा रही है उधर कितना चलना पड़ रहा है करंट को। करंट को कितना चलना पड़ रहा है, R2 - R1। और एरिया कितना है, करंट के परपेंडिकुलर, रेडियल फ्लो है तो ये सरफेस एरिया लेंगे ना। और सरफेस एरिया में अंदर का एरिया अलग है, बाहर का एरिया अलग है। तो वहां पे क्या आ जाएगा, रो R2 - R1 बाई ए मतलब 4 पाई R1 R2। ये तो हम लोगों ने किया शॉर्टकट से। अगर हमें डिराइव करके करना होता तो हम क्या करते, हम लोग यहाँ मान लेते हैं कि R डिस्टेंस पर dr थिकनेस का एक dr थिकनेस का स्फीयर ले लेते हैं। तो ये dr थिकनेस के लिए तो बोल सकते हो ना कि अंदर और बाहर का एरिया सेम है। क्योंकि r से r प्लस dr जाओगे तो अंदर और बाहर में बहुत ज्यादा चेंज नहीं आएगा। तो इस dr थिकनेस के हॉलो स्फीयर के लिए क्या करेंगे, भावेश ने रुकने के लिए बोल दिया। अच्छा, भावेश खुद ही कर रहा था, ओके। तो इस छोटे से हॉलो स्फीयर का हम लोग पहले रेसिस्टेंस लिखेंगे, तो वो कितना आ जाएगा, रो एल, एल मतलब डी आर ना, डी आर करंट को जाना पड़ रहा है अपॉन में एरिया 4 पाई R²। और इसी को इंटीग्रेट करना है R1 से लेके R2 तक, तो पूरा रेसिस्टेंस आ जाएगा। ये वाला सिंपल है ना, ये आराम से हो गया। 4 पाई बाहर जाएगा, -1/R। तो ये हो जाएगा रो अपॉन में 4 पाई ना, माइनस साइन है तो पहले लोअर लिमिट डाल देंगे फिर अपर लिमिट। ठीक है बच्चों, सबको क्लियर है। नोट कर लो जल्दी फिर। अबे यार, ये बोल रहा हूँ कि देख, करंट यहाँ पे ऐसे जा रही है ना, तो करंट को कितना चलना पड़ रहा है, R2 - R1 जिधर चलना पड़ रहा है उधर लेंथ होगी। और उसके परपेंडिकुलर वाला एरिया, अब इस साइड का एरिया अलग है और इस साइड का एरिया अलग है। तो वहां क्या करेंगे, 4 पाई R² में R² को लिख देंगे R1 R2। फील कर करके बताना है, फील से बताऊं। देखो जिंदगी में कितनी दिक्कतें हैं भाई, बताने के भी इतने तरीके हैं कि फील कर करके बताओ।
यार आफ्टरनून में ये भी दिक्कतें रहती है, कॉल वॉल आ जाते हैं। अभी आवाज आ रही है ना? कॉल आया था, बीच में म्यूट हो गया था। हो गया नोट, आगे चले। अबे सब बोल रहे हैं हाँ आ रही है, तो बीच में भावेश बोल देगा नो साउंड। भावेश हर चीज में ऐसा नहीं कि क्वेश्चन में ही बोलता है। तुम कुछ भी बोलोगे, बोलोगे एप्पल है तो बीच में बोल देगा ऑरेंज। धीमे से बोल देगा एक बार, ऑरेंज लग रहा है ये तो। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन कहीं है। ये भावेश का टैलेंट है। थोड़ा हट के सोचता है भावेश। अगर मान लो मेरे पास दो, एक ऐसे सिलेंडर था, और उसमें एक सिलेंड्रिकल कैविटी बना दी गई है। हमने सिलेंड्रिकल कैविटी बना दी है ना, ये वाला पार्ट कैविटी वाला पार्ट है। यहाँ पे मैटर है ना, बाहर वाले साइड में मैटर है ना, अंदर वाला पार्ट खाली है। कैविटी का रेडियस कुछ r1 है, और सिलेंडर का रेडियस कुछ r2 है, लेंथ कुछ l है। अब अगर हम लोग इसके इनर सरफेस और आउटर सरफेस के बीच में बैटरी लगाते ना, इनर और आउटर के बीच में मान लो बैटरी लगाते, अगर ये V1 पोटेंशियल है, ये V2, तो अंदर का पोटेंशियल V1 हो जाएगा, बाहर का V2। तो हर तरफ से अब क्या होगा, रेडियल बाहर को करंट जा रही होगी ना, रेडियल करंट जा रही होगी हर तरफ से। तो हमें अब यहाँ पे रेसिस्टेंस निकालना है, रेसिस्टिविटी रो है। क्या क्वेश्चन क्लियर है तुम लोगों को? और सिलेंडर में शॉर्टकट नहीं लगता। सिलेंडर के लिए बच्चों शॉर्टकट नहीं है ना, इसको सॉल्व ही करना पड़ेगा। तो आप लोग एक बार अच्छे से सोच लेना, ये हम लोग दूसरी अगली क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। सिलेंडर में देखो, क्रॉस सेक्शन एरिया लिखने जा रहे हो तो क्या ऐसा टर्म बन रहा है आर स्क्वायर का। जब आर स्क्वायर का टर्म बनेगा तभी ना वहां पे आपका R1 × R2 लिख पाओगे। सिलेंडर के लिए जब लिखने जाओगे तो आर स्क्वायर का टर्म नहीं बनेगा, 2πRL बन रहा होगा, एरिया का टर्म 2πRL, आर एक ही बार आ रहा है, तो इसलिए ऐसा कुछ नहीं हो पाएगा, आपको सॉल्व ही करना पड़ेगा। तो ये हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में देखने वाले हैं। आप एक बार अच्छे से ट्राई कर लो, फिर हम लोग देखेंगे। और अब हम लोग नेक्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेसिस्टेंस। हाँ ये आएगा भावेश। क्या बात है, भावेश ने तो इस बार मचा दिया एकदम। सबने कर ही लिया, तो ठीक है, मैं भी फिर कर ही देता हूँ। अगर देखो हम इसको सामने से देखेंगे ऐसे, तो हमें केवल क्या दिख रहा होगा, ये वाला पार्ट दिख रहा होगा ना, साइड व्यू। तू अपना प्रंडा करता रहे ना, मैं भावेश को समझा रहा हूँ तब तक। नहीं बताऊं? अरे यार, ठीक है, फिर ट्राई कर लेना, नेक्स्ट क्लास में फिर बताता हूँ। तो फिर अगला टॉपिक शुरू करता हूँ, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेसिस्टेंस।
पहले रेसिस्टिविटी पे इफेक्ट देखते हैं और फिर उसके बाद रेसिस्टेंस पे इफेक्ट देखेंगे। देखो अगर आप कोई भी वायर लोगे ना, अगर कोई भी वायर लोगे तो उसकी रेसिस्टिविटी क्या होगी, m अपॉन में n e स्क्वायर टाउ ऐसे रहती है ना। तो टेम्परेचर बढ़ाने पर यहाँ पे कौन सा टर्म चेंज करेगा, क्या इलेक्ट्रॉन का मास चेंज हो जाएगा, क्या मेटल के अंदर ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, जो फ्री रहते हैं वो ऑलरेडी वो फ्री हैं ना। अगर मान लो सोडियम लो, सोडियम का जो 11वां इलेक्ट्रॉन है वो ऑलरेडी फ्री है, बाहर है। 10वां इलेक्ट्रॉन निकालना इजी नहीं होता ना, उसका ऑक्टेट कंप्लीट रहता है, वो फील्ड ऑर्बिटल रहता है, तो वो इतनी जल्दी बाहर नहीं आता। तो जितने इलेक्ट्रॉन मेटल में फ्री रहने तो ऑलरेडी रूम टेम्परेचर पे फ्री है, टेम्परेचर बढ़ाने से एन नहीं चेंज होगा, इलेक्ट्रॉन का चार्ज चेंज नहीं होगा, लेकिन स्पीड बढ़ जाएगी ना। अगर स्पीड बढ़ जाएगी तो वो जल्दी जल्दी टकराएंगे, जल्दी जल्दी टकराएंगे तो टाउ क्या हो जाएगा, तो टाउ जी कम हो जाएंगे। फिर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो टाउ टाउ जी कम हो गए तो रेसिस्टिविटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। टेम्परेचर बढ़ाने पर जब इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं तो उनको ज्यादा रेसिस्टेंस फील होता है ना, क्योंकि वो ज्यादा टकराते हैं, फिर टकराने की वजह से ही रेसिस्टेंस आता है ना, रेसिस्टिविटी आती है। ज्यादा टकरा रहे हैं तो और ज्यादा रेसिस्टिविटी फील करें। तो अब हम लोग निकालना चाह रहे हैं कि अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो कितनी रेसिस्टिविटी बढ़ जाएगी। तो मान लो टी टेम्परेचर पे वायर की रेसिस्टिविटी रो थी, तो टेम्परेचर हमने टी से बढ़ा के टी प्लस डेल्टा टी कर दिया, तो रेसिस्टिविटी भी रो से बढ़ के रो प्लस डी रो हो जाएगी ना। अगर हल्का सा टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेसिस्टिविटी भी वायर की हल्की सी बढ़ जाएगी। ये बात क्लियर है सबको। वायर की रेसिस्टिविटी टेम्परेचर बढ़ाने पे बढ़ती है ना। तो ये जो रेसिस्टिविटी में चेंज आएगा ना, रेसिस्टिविटी में जो चेंज आएगा, चेंज इन रेसिस्टिविटी, ये प्रोपोर्शनल टू होता है कितना ज्यादा आपने टेम्परेचर बढ़ाया है और पहले से कितनी ज्यादा रेसिस्टिविटी है। ज्यादा रेसिस्टिविटी होगी तो वहां चेंज भी ज्यादा है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे चेंज इन रेसिस्टिविटी प्रोपोर्शनल टू आया रो इनटू dt। फिर एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट दे देते हैं अल्फा, और अल्फा को बोलते हैं टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेसिस्टिविटी। ठीक है बच्चों, अगर हम dt टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो डी रो चेंज आ जाएगा और डी रो ऐसे होगा। यहाँ पे ये अल्फा किसकी प्रॉपर्टी होती है, ये मैटर की प्रॉपर्टी है ना, किस मैटर का बना हुआ है, हर एक का अल्फा अलग अलग होगा। कॉपर के लिए अल्फा अलग होगा, आयरन के लिए अल्फा अलग होगा, सबके लिए अलग अलग होता है। ठीक है बच्चों, आगे सॉल्व करूं इसको, यहां तक हो गया नोट। अब देखो इसको, यहां से ना ठीक है बच्चों, मैं सबर कर रहा हूं, तुम लोग लिखने में लिखो जल्दी जल्दी।
चलें अब सब्र करने के बाद आगे बढ़े। तो आप देखो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, डी रो बाई रो इक्वल टू अल्फा डी टी, और इंटीग्रेट करें। अगर मान लो T1 टेम्परेचर पे रेसिस्टिविटी रो 1 थी और T2 टेम्परेचर पे रेसिस्टिविटी रो 2 है जो हमें निकालना है, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, ln रो आ जाएगा इधर, इधर रो 1 रो 2, इधर आ जाएगा अल्फा टी T1 T2। जैसे थर्मल एक्सपेंशन में सॉल्व किया था वैसे ही है सब कुछ। अब ln दूसरे साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, इसको बोल देंगे डेल्टा टी ना, चेंज इन टेम्परेचर। T2 माइनस T1 मतलब चेंज इन टेम्परेचर। तो रो 2 इक्वल टू आ गया रो 1 ई के पावर अल्फा डेल्टा टी। अगर टेम्परेचर में डेल्टा टी का चेंज हुआ तो रेसिस्टिविटी नई वाली ये आ जाएगी। रो 2 मतलब नई रेसिस्टिविटी, रो 1 मतलब इनिशियल रेसिस्टिविटी। फिर देखो हमें पता है कि ई के पावर एक्स का एक्सपेंशन होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल, ऐसे चलता है ना। ये एक्सपेंशन देख लो, सही लिखा है, मुझे याद नहीं है। तो अगर x की वैल्यू बहुत छोटी है, अगर x इज वेरी स्मॉल, तो एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब ये सब टर्म हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं ना। तो वहां पर ना एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब क्या होंगे, वो और ज्यादा छोटे हो जाएंगे, तो ऐड करने जाओगे तो ये नेग्लेक्ट हो जाएगा। तो वहां पे ई के पावर एक्स को लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स है, ई के पावर एक्स को लिख देंगे 1 प्लस। ये कौन आ गया भाई, कौन था? ओम पटोले? अबे पटोले क्या पटपटा रहे थे, वानी था। गलत जगह वर्ड चला गया। वानी पे तो कोई सूट भी नहीं हो रहा है, वानी पे क्या बनाया जाए। सॉरी ओम, ओम पटोले। ओम वानी के लिए हाँ, ये ध्वनि, ये सही बोला कोड ने तुमने। ओम वानी क्या ध्वनि निकाल रहे थे तुम। ऐसा ध्वनि निकाला कि मेरा पेन ही काम करना बंद कर दिया। देखो अब लिख रहा हूँ, खुद ही गायब। अच्छा अब आया। देखो इरेजर सेलेक्ट कर रहा हूँ तो पेन चल रहा है। ऐसा ओम वानी ने मचाया है। ओम वानी के ध्वनि में तो जादू है। तो अब देखो यहाँ पर अल्फा डेल्टा टी, अल्फा बहुत कम होता है ना, और डेल्टा टी मान लो 20 30 40 50 डिग्री टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो भी ये प्रोडक्ट बहुत कम रहेगा। तो अगर अल्फा डेल्टा टी, ई के पावर अल्फा डेल्टा टी में अल्फा डेल्टा टी अगर बहुत छोटा है, 1 से बहुत छोटा है, तो हम इसको लिख सकते हैं ई के पावर अल्फा डेल्टा टी को 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। 1 से छोटा नहीं, वेरी स्मॉल बोलता हूँ, क्योंकि 1 में तो ऐड करना ही है। आगे वाले टर्म नेग्लेक्ट कर देंगे। तो हमारा अब क्या हो जाएगा, रो 2 इक्वल टू रो 1 ई के पावर अल्फा डेल्टा टी को लिख देंगे 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी।
भावेश को क्यों खुश करो तेजस्वी? भावेश का क्या चक्कर है? ये समझ आया बच्चों? तो रेसिस्टिविटी जो होगी टेम्परेचर बनाने पर, अच्छा इसलिए, अबे भावेश, हाँ ये उसी टाइप का है, लीनियर थर्मल एक्सपेंशन जैसा। ये भावेश केवल देखने में ही सीधा है यार, हरकतें इसकी सीधी वाली है नहीं। और इसमें देखो एक चीज और है कि जो रिलेशन हमने रेसिस्टिविटी के लिए देखा, वही सेम रिलेशन हम रेसिस्टेंस के लिए भी बना सकते हैं ना। जैसे आपने देखा कि भाई ρ2 इक्वल टू ρ1 ई के पावर अल्फा डेल्टा टी। तो अगर मान लो टेम्परेचर बढ़ाने पे लेंथ और एरिया नहीं बढ़ रहा है, थोड़ा ही टेम्परेचर बढ़ा रहे हो और लेंथ और एरिया नहीं बढ़ रहा है, तो अगर हम दोनों साइड में मल्टीप्लाई कर दें ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? वेरी गुड तेजस यार, ऐसे ही तुम लोग मेरा सपोर्ट करो तो कोर्स हम लोग जल्दी खत्म कर लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा? R2 इक्वल टू R1 ई के पावर अल्फा डेल्टा टी। बस भावेश और आयुष से डर लगता है, ये दोनों तुरंत बोल देंगे नहीं नहीं सब उड़ गया, वो भी बोलेंगे मस्त वाला उड़ गया। पढ़ा लो अब तेज। ये एक बार बोला था भावेश ने कि मस्त वाला उड़ गया सब। तो जैसे रेसिस्टिविटी में रिलेशन आएगा, अगर हम लोग उसमें L बाई ए दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दे तो इसको क्या बोल सकते हैं? फाइनल रेसिस्टेंस। ये हमारा इनिशियल रेसिस्टेंस है। तो वही सेम रिलेशन हम लोग रेसिस्टेंस के लिए भी लगा सकते हैं जो रेसिस्टिविटी के लिए था ना। तो यहाँ पे ये अल्फा क्या रहेगा? दोनों जगह सेम है ना, अल्फा वही वाला है जो रेसिस्टिविटी वाला था, टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेसिस्टिविटी। तो बस अब आज इतना ही पढ़ाऊंगा। होमवर्क में देखो कुछ होमवर्क दे पाऊंगा या रुको कल ही देता हूँ। कल अभी सुबह क्लास रहेगी ना, आज रिवीजन कर लो, थोड़ा और पढ़ा लूं, फिर कल दे पाऊंगा अच्छे से होमवर्क। ठीक है बच्चों, फिर बाय बाय।